हाय एवरीवन, इकोनॉमी का लेक्चर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके यहाँ से यहाँ तक का जितना भी टॉपिक था वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में भाई क्यों आया है। तो इसमें क्या होता है, रिसेंटली क्या हुआ है, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड जो है इंडिया का, जिसको हम सेबी भी बोलते हैं, SEBI सेबी भी बोलते हैं, उसने लॉन्च किया है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। कहाँ पे? एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेस। अब हम पढ़ेंगे IRR के बारे में, IRR के बारे में, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। ठीक है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप हुआ है। क्यों डेवलप हुआ है? ताकि जो रिस्क है, जो भी इन्वेस्टर फेस करते हैं, उसको क्या हो जाए, उसको रिड्यूस कर सके इन इवेंचुअली ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस एट द ट्रेडिंग मेंबर्स एंड एट बोथ द प्राइमरी साइट एंड डिजास्टर रिकवरी साइट। ये अवेलेबल है किसको? ट्रेडिंग मेंबर्स को अवेलेबल है, सपोर्टिंग इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी ट्रेडिंग थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर देयर इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, सो इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे कि BSE है, NSE है, NCDEX है, MCX है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। सेबी क्या होता है, देखिए ये 1988 में यहाँ पे क्या हुआ था, इसको बनाया गया था और एक इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। कहाँ पे? 1992 में, मतलब ये लॉ को पास करके, एज पर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स। इस बोर्ड में 9 मेंबर होते हैं। चेयरमैन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करता है। 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 पार्ट टाइम क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, जिसमें एक बोर्ड मेंबर जो है उसको RBI यहाँ पे अपॉइंट करते हैं और 2 बोर्ड मेंबर जो है उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो अपॉइंट करती है और 5 मेंबर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। फंक्शंस देख लेते हैं। ये जो इन्वेस्टर्स है, इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर्स का, उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं इन सिक्योरिटीज एंड मार्केट, और इसको फिर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करते हैं बिजनेस किसमें? स्टॉक एक्सचेंजेस में। प्रोहिबिट करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स एटसेट्रा। प्रमोट करते हैं इन्वेस्टर्स एजुकेशन को और ट्रेनिंग किसका? इंटरमीडियरीज का। कुछ पावर्स भी होती हैं सेबी की, तो पावर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये जो सेबी है वो क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, जो रेगुलेशंस को ड्राफ्ट कर सकती है, इंक्वायरीज को क्या कर सकती है, कंडक्ट कर सकती है, रूलिंग्स को पास कर सकती है और पेनल्टीज को क्या कर सकती है, इम्पोज करती है, ताकि जो फंक्शनिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का कंट्री में, उसको हम क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। तो ये रेगुलेट कर सकता है एनी मनी पूलिंग स्कीम वर्थ ₹100 crore और मोर, और अटैच करता है एसेट्स इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस एज पर सिक्योरिटीज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2014 के हिसाब से। कैन सीक इंफॉर्मेशन, जैसे कि टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी पर्सन्स और एंटिटीज इन रेस्पेक्ट टू एनी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय इट। कैन अंडरटेक एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, जैसे कि फाइन इम्पोज करना, bearing an entity or person from market temporarily और permanently, इशू कर सकते हैं डायरेक्शन, सिक्योर करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट किसका, किसी भी इंटरमीडियरी और पर्सन इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे सेबी से, वो इनिशिएटिव क्या है, रिवाइज्ड टाइमलाइन फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सेबी जो है उसने हाफ कर दिया है टाइम किसका, IPO लिस्टिंग का ऑफ कंपनीज, फ्रॉम 6 days to 3 days। 6 से क्या कर दिया है, 3 days कर दिया है, दैट इज फ्रॉम T+6 to T+3। IPO जो है इसका मतलब होता है रिफर टू द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। ये एक्ट करता है एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंड फॉर द कंपनी। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, एनहांस करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इशूअर्स के लिए, और इन्वेस्टर्स को क्या प्रोवाइड करेगा, क्विकर access to capital and liquidity। BRSR core framework
SEBI ने इंट्रोड्यूस किया था BRSR कोर फ्रेमवर्क, ताकि जो एश्योरेंस हो सके, ESG का डिस्क्लोजर हो सके वैल्यू चेन के लिए। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को समझने के लिए कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है रिस्क को और अपॉर्चुनिटीज को जो ESG क्राइटेरिया से रिलेटेड है। सेबी ने अमेंड किया था सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 इन दिस रिगार्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग चेंजेस। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देखिए BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर एंड अपडेटेड BRSR कोर क्या है, एक सबसेट है BRSR का जो कंसिस्ट करता है एक सेट ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अंडर 9 ESG एट्रीब्यूट्स। अब BRSR की रिपोर्टिंग के थ्रू सेबी ने डिफाइन किया है ESG डिस्क्लोजर्स को एक स्टैंडर्डाइज मैनर में फॉर द लिस्टेड कंपनीज, कीपिंग इन व्यू रेलिवेंस टू इंडियन इमर्जिंग मार्केट कंटेक्स्ट। 4 new KPI have been identified for assurance such as job creation in small towns, openness of business, gross wages paid to women, etc. ESG disclosures for value chain, ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा टू टॉप 250 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025। अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्लोजर होगा किसका, वैल्यू चेन का, वो विल बी मेड बाय लिस्टेड कंपनी एज पर BRSR कोर एज पार्ट ऑफ इट्स एनुअल रिपोर्ट। वैल्यू चेन जो है उसको इनकम्पास करना है टॉप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स को एक लिस्टेड एंटिटी का कम्युलेटिवली कंप्राइज करता है 75% किसका, इसके परचेज का या सेल का बाय वैल्यू रेस्पेक्टिवली। अब इसमें हम रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इशू करता है नोटिस नेमिंग एंटिटीज इन्वॉल्व इन डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग क्या है, एक इनफॉर्मल ट्रेडिंग है जो कहाँ पे होता है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस होता है। ट्रेडर्स बेट ऑन स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स विदाउट इनकरिंग अ रियल ट्रांजेक्शन टू टेक फिजिकल ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक एज इज डन इन एन एक्सचेंज। सिंस यहाँ पे कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है इनकम का या फिर गेन का, ये हेल्प करता है डब्बा ट्रेडर्स को जो टैक्सेशन को एस्केप कर सके। रिकॉग्नाइज करता है एज एन ऑफेंस अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 का। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है देखते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उन्होंने रिलीज किया है कंसल्टेशन पेपर ऑन अ फ्रेमवर्क फॉर मैंडेटिंग एडिशनल डिस्क्लोजर्स फ्रॉम आइडेंटिफाइड हाई रिस्क फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIS। एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है FPIS के इंडिया में, ये सेबी से रेगुलेट होता है अंडर सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 2019 FPI रेगुलेशंस। सेबी ने प्रिस्क्राइब किया था कुछ लिमिट्स इन्वेस्टमेंट पे कि FPI जो है वो क्या कर सकता है, कैन मेक इन इंडियन सिक्योरिटीज। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये प्राइमरी रजिस्ट्रेशन गवर्निंग FPI है इंडिया में। प्रिवेंशन किसका, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल 2005। PML रूल्स आर द एडिशनल लेजिस्लेशंस। ओके, कंपैरिजन करें हम किसका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। तो ये जो FDI है, इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स टू ऑब्टेन अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइज लोकेटेड इन अ डिफरेंट कंट्री। डेफिनेशन क्या है, FPI रिफर्स टू इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री जैसे कि स्टॉक या फिर बॉन्ड्स अवेलेबल ऑन एन एक्सचेंज। एक्टिव इन्वेस्टर्स क्या है, रोल हम देखेंगे इन्वेस्टर्स का, तो एक्टिव इन्वेस्टर्स है और पैसिव इन्वेस्टर्स है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखेंगे, टाइप इसके दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डिग्री ऑफ कंट्रोल देखेंगे, हाई कंट्रोल या फिर वेरी लो कंट्रोल। फिर देखते हैं टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इज डन ऑन फिजिकल एसेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री, फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री। एंट्री और एग्जिट,
एंट्री और एग्जिट डिफिकल्ट है और रिलेटिवली इजी भी है, रिस्क इन्वॉल्व स्टेबल और वॉलेटाइल। इश्यूज आइडेंटिफाइड विद एफपीआई, सर्कमवेंशन जो है प्रेस नोट PN3 स्टिपुलेशन का। PN3 रिक्वायर करता है कि कोई भी एंटिटी जो है कंट्री की जो शेयर करती है लैंड बॉर्डर को विद इंडिया, वो इन्वेस्ट करती है ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट। सिंस हम जानते हैं PN3 डज नॉट अप्लाई टू FPI इन्वेस्टमेंट, FPI रूट जो है पोटेंशियली उसको मिसयूज कर सकते हैं टू सर्कमवेंट द स्टिपुलेशन ऑफ PN3। फेलियर क्या है, टू डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। RPTS जो है अरेंजमेंट है या डील्स है बिटवीन एंटिटीज विद अ कॉमन इंटरेस्ट और अ रिलेशनशिप बाय कंपनीज। फ्रेमवर्क जो है FPI के लिए अलाउ करता है इनडायरेक्ट सर्कमवेंटिंग ऑफ द RPT डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट। सेबी प्रपोजल फॉर FPI रेगुलेशन, कैटेगराइजेशन FPI का। FPI में भी कैटेगराइज एज, इसको हम बहुत सारी उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि लो रिस्क FPI है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट और रिलेटेड एंटिटीज होती है, जैसे आपकी सेंट्रल बैंक है, उसके बाद आपका सोवरन वेल्थ फंड है, उसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मॉडरेट रिस्क FPI, मॉडरेट रिस्क FPI में क्या होता है, देखिए पेंशन फंड है या फिर पब्लिक रिटेल फंड्स है with widespread and dispersed investors in such funds, high risk FPI। अब इसमें क्या होता है हाई रिस्क FPI का, सारे FPI होते हैं। एनहांस ट्रांसपेरेंसी मेजर्स फॉर हाई रिस्क FPI, जैसे कि फुल्ली आइडेंटिफाई करना सारे होल्डर्स को जो कि ओनरशिप को होल्ड करते हैं, डिस्क्लोजर किसका, इकोनॉमिक का, एंड कंट्रोल राइट्स। Additional disclosure, for requiring additional disclosures, the above risk categorization is to be coupled with either the quantum of concentrated investment by FPIs or the size of the overall assets under management AUM। Corporate debt market में क्या होता है, recently सेबी ने रिलीज किया है एक फ्रेमवर्क किसका, for rolling out the corporate debt market development fund। CMDF के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए CMDF जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ था एज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो परचेज करेगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज को मार्केट स्ट्रेस के दौरान। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रिफर करता है टू एनी प्राइवेटली पूल्ड फंड एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया फॉर इन्वेस्टिंग। ये जो फंड है वो कलेक्टेड है कहाँ से, फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्या मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का मतलब होता है क्वालिटी किसकी, कंपनी के क्रेडिट की। ओके, सो कंपनी मस्ट बी रेटेड एट BBB और हायर टू बी कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड इशूज। ऑब्जेक्टिव इनका क्या होता है, जब मार्केट स्ट्रेस आता है, डेट मार्केट फेस करते हैं रिडम्पशन प्रेशर्स किसमें, ओपन मार्केट में, स्पेशली स्कीम जहां पे लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड्स के साथ जो स्कीम है। CDMDF हेल्प करेगा मार्केट को, ये लिक्विडिटी को एक्सेस प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी एक्सेस प्रोवाइड करता है। फंड का जो एम है वो एमुलेट करना है RBI की लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर द बैंक इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेट मार्केट। कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन जो है टू द फंड उसको मैंडेटरी बनाना है फॉर स्पेसिफाइड डेट ओरिएंटेड MF स्कीम्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। टेन्योर किसका है, इसका इनिशियली 15 ईयर्स तक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड एज पर सेबीज मैंडेट। कॉर्पोरेट डेट मार्केट पढ़ते हैं इसके बारे में। बॉन्ड या फिर क्रेडिट मार्केट या फिर फिक्स्ड इनकम मार्केट जो है वो क्या है, कलेक्टिव नेम है जो हम देते हैं सारे ट्रेडर्स को और इशू करते हैं डेट सिक्योरिटीज को। ब्रॉडली डिवाइड करते हैं इसको किसमें, गवर्नमेंट डेट मार्केट में और कॉर्पोरेट डेट मार्केट में। इश्यूज क्या है, कंपनी इशू करती है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टू फाइनेंस करंट ऑपरेशंस, एक्सपैंड करते हैं प्रोडक्ट लाइंस और ओपन न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। नेचर पढ़ते हैं इनका, कॉर्पोरेट बॉन्ड यूजुअली डिस्क्राइब करते हैं लॉन्गर टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जो प्रोवाइड करता है एक मैच्योरिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट रेगुलेशन। सेबी का जुरिस्डिक्शन है ओवर द कॉर्पोरेट
डेट मार्केट रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन है बिटवीन द सेबी एंड आरबीआई। ये क्लैरिफाइड हुआ था इन 2002 बाय एन अमेंडमेंट टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का। अंडर दिस आरबीआई की जो रेगुलेटरी जुरिस्डिक्शन है वो इंक्लूड्स करती है मनी मार्केट और गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज। स्टेटस किसका? मार्केट का इंडिया में। आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन इंडिया एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्टूड around 17% in March 2022. Same figures for other emerging Asian economies are much higher. South Korea में 80% से ज़्यादा है, मलेशिया में 50% से ज़्यादा है और चाइना में लगभग 40% से क्या है, ज़्यादा है। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है कॉर्पोरेट डेट मार्केट के इन्वेस्टमेंट नीड्स। अगर हमें शिफ्ट करना है कहाँ से, एक कंजप्शन ड्रिवन से टू एन इन्वेस्टमेंट लेड कंपनी, तो एज एम्फेसाइज्ड बाय द इकोनॉमिक सर्वे 2018 to 19, एफिशिएंट एलोकेशन जो है वो ज़रूरी है रिसोर्सेज का, एडिशनल एवेन्यूज जो है कॉरपोरेट्स के लिए ताकि वो फंड को रेज कर सके कोस्ट इफेक्टिवली एंड रिड्यूस कर सके रिलायंस किस पे, ऑन बैंक फाइनेंसेस। हेल्थ किसका? कॉर्पोरेट बैलेंस शीट का, रिड्यूस करता है कॉर्पोरेट रिलायंस ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग विच इज सब्जेक्ट टू वॉलेटिलिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट। इन्वेस्टर सर्विसेज फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता क्या है, क्यों आया है न्यूज में? देखिए, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड जो है इंडिया का केम आउट विद द कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड दैट इज आईपीएफ and investor service fund that is ISF maintained by stock exchanges and depositories। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या होता है? ऑब्जेक्टिव जो है एस्टेब्लिश करने का आईपीएफ का वो ये है कि हमें इंटरेस्ट जो है पार्टिसिपेंट्स का उनको प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स है और इन्वेस्टर्स है एक्सचेंज की। जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और डिपोजिटरीज है वो एस्टेब्लिश्ड हुए हैं एज एन आईपीएफ। एक डिपॉजिटरी क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स कहाँ पे, बिजनेसेस से और इंडिविजुअल्स से, और असिस्ट करता है बाइंग और सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि स्टॉक एंड बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल डीमेट अकाउंट्स को हम ओपन कर सकते हैं इंडिया में ओनली इन डिपॉजिटरीज, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो आईपीएफ जो है उसका अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आईपीएफ जो है स्टॉक एक्सचेंज का और डिपॉजिटरी का शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू सेपरेट ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द पर्पस। सेग्रीगेटेड फंड्स, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को इंश्योर करना है कि जो फंड है आईपीएफ में वो वेल सेग्रीगेटेड है एंड दैट देयर आईपीएफ इज इम्यून फ्रॉम एनी लायबिलिटीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी रेस्पेक्टिवली। रिव्यू अगर हम देखें तो स्टॉक एक्सचेंजेस का और डिपॉजिटरी का उसको कंडक्ट करना है हाफ ईयरली रिव्यू असरटेन करने के लिए एडिक्वेसी किसका, ऑफ द आईपीएफ कॉर्पस। देखिए, कंट्रीब्यूशन देखते हैं आईपीएफ का, यूटिलाइजेशन देखते हैं आईपीएफ। स्टॉक एक्सचेंजेस 1% जो है लिस्टिंग फीस वो रिसीव होती है, 100% जो है इंटरेस्ट वो अर्न होता है on 1% security deposit kept by the issuer companies at the time of offering of securities for subscription to the public. Penalty collected from trading members and from listed companies for non-compliance with SEBI regulations. At least 70% जो है interest या फिर income जो receive होती है out of any investment made from IPF. तो डिपोजिटरीज में क्या होता है, 5% जो है उनके प्रॉफिट का from depository operations, all fines and penalties from depository participants and other members, interest या फिर income received out of any investment made from the IPF. Okay, अगर हमको मीट करना है legitimate investment claims किसका, क्लाइंट्स का, of the defaulting trading managers to pay interim relief to investors, promotion किसका, investor education का और investor awareness program का। इसका एम क्या है कि एनहेंस करना है सिक्योरिटी मार्केट लिटरेसी को, प्रमोट करना है रिटेल पार्टिसिपेशन किसका, सिक्योरिटी मार्केट्स में, मीट करना है लेजिटिमेट क्लेम किसका, बेनिफिशियल ओनर्स का। अब भाई आता है हमारा इन्वेस्टर्स सर्विसेज फंड, आईएसएफ जो है
इसका एम है कि प्रोवाइड करना है इसको डिफरेंट काइंड किसकी सर्विस की टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक, जैसे कि इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, डिसएमिनेशन किसका कंपनीज इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। फंडिंग की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना है, 20% जो लिस्टिंग फीस है उसको एक साइड रख देना है जो आईएसएफ के लिए रिसीव होती है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। सुपरविजन जो है आईएसएफ का वो विल रेस्ट विद द रेगुलेटरी ओवरसाइट कमिटी। रेगुलेटरी ओवरसाइट कमिटी क्या है, वन ऑफ द 7 कमिटी है फॉर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आता है इंस्टीट्यूशंस, MIIS स्पेसिफाइड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशंस रेगुलेशन 2018। MII जो है एक फाइनेंशियल एंटिटी है जो प्रोवाइड करती है एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रनिंग द डेली ऑपरेशंस इन द स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग हाउसेस आर ऑल MIIS। यूटिलाइजेशन किसका, ISF का ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। प्रमोशन किसका, इन्वेस्टर्स एजुकेशन और इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स का। एटलीस्ट 50% जो है कॉर्पस का शुड बी स्पेंड इन Tier 1 एंड Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ट्रांसफर किसका, अनयूटिलाइज IPF ISF का। अगर एक स्टॉक एक्सचेंज जो है या फिर डिपॉजिटरी जो है इज वोन्ड अप या फिर डी रिकॉग्नाइज्ड है या फिर एग्जिट, देन जो बैलेंस होगा IPF में या फिर ISF में लाइंग अनयूटिलाइज्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी शैल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड ऑफ सेबी। अब यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के बारे में पढ़ते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था सेबी से 2007 में और ये रेगुलेटेड है अंडर द सेबी रेगुलेशंस 2009। ये यूटिलाइज्ड है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस। फंडेड है थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय सेबी, ग्रांट्स, डोनेशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एंड अमाउंट्स इन IPF ISF डी-रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस एटसेट्रा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, रिसेंटली क्या होता है, जो सिक्योरिटीज है और एक्सचेंज बोर्ड है इंडिया का उसने अप्रूव किया है कुछ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी इसमें फ्रेमवर्क में फॉर द सोशल एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। फ्लेक्सिबिलिटी हाईलाइट करती है कि फंडिंग जो है वो किन किन चीज़ों के थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे इशू कर सकते हैं जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स और डोनेशंस थ्रू म्यूचुअल फंड्स और NPOs। ZCZP is issued only by an NPO registered on an SSC and has a specific tenure। या ये ऑफर नहीं करता इंटरेस्ट नॉर रिटर्न द प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दीज डोनेशंस आर वेलफेयर एंड टैक्स बेनिफिट्स, इशुएंस ऑफ इक्विटीज एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर FPE। अब यहाँ पे आता है अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज। SSC क्या है, एक सेगमेंट है एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज का जो हेल्प करता है सोशल एंटरप्राइजेस को जैसे कि NPOs को या फिर फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म्स। एलिजिबल एक्टिविटीज जो है जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं प्राइमेसी किसका, सोशल इम्पैक्ट का इंक्लूड करता है इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, malnutrition and inequality, promoting education, financial inclusion, slum area development, etc. Entities not eligible to be identified as social enterprise। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कॉर्पोरेट फाउंडेशंस है, पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिविटीज़ है, प्रोफेशनल या फिर ट्रेड एसोसिएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और हाउसिंग कंपनीज है एक्सेप्ट अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें। एलिजिबल जो क्राइटेरिया है to be recognized as social enterprise is predominance of any of the following: revenues, expenditure, beneficiary। At least 67% जो है immediately preceding 3-year average of revenues comes from providing eligible activities to members of target population। Expenditure at least 67% जो है immediately preceding 3-year average of expenditure has been incurred for providing eligible activities to members of the target population। मेंबर जो है टारगेट पॉपुलेशन के टू हुम एलिजिबल एक्टिविटीज हैव बीन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एटलीस्ट 67% किसका, इमीडिएटली प्रोसीडिंग्स का 3-year एवरेज ऑफ टोटल कस्टमर बेस एंड और टोटल नंबर किसका, बेनिफिशियरीज का। अब आता है एक्सचेंज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया
इंडिया का जो रुपी वैल्यूएशन है करेंसी के अगेंस्ट, करेंसी किसका मेजर ट्रेडिंग पार्टनर का, वो सर्ज हुआ है टू नियर 2 ईयर हाई ऑन सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन एंड एलिवेटेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। करेंसी वैल्यूएशन क्या होता है? देखिए, करेंसी वैल्यूएशन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिटरमिन करते हैं रिलेटिव वर्थ या फिर वैल्यू किसकी, एक करेंसी की इन टर्म्स ऑफ अनदर। मोस्ट कॉमन मेथड जो है जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं या फिर हम करेंसी को वैल्यू देते हैं वो एक्सचेंज रेट्स के थ्रू करते हैं। तो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, कैपिटल फ्लो, मनी सप्लाई एटसेट्रा। उसके बाद आता है मेथड्स फॉर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, वैल्यू जो है करेंसी की वो पैक्ड है या फिक्स्ड है टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी बास्केट ऑफ करेंसीज अ कमोडिटी लाइक गोल्ड। सेंट्रल बैंक जो है एक्टिवली इंटरवेन करते हैं मेंटेन करने के लिए किसको, फिक्स्ड रेट को। फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स डिटरमिन बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई जो है करेंसी की किसमें, इंटरनेशनल मार्केट्स में। सेंट्रल बैंक इंटरवेन नहीं करती किसको, डायरेक्टली। मैनेज एक्सचेंज रेट्स डिटरमिन बाय मार्केट फोर्सेस बट सेंट्रल बैंक में ओकेजनली इंटरवेन टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट्स। अब आता है इफेक्ट क्या है इसके एक्सचेंज रेट के। इन्फ्लेशन हो सकता है, एक ओवर वैल्यूड करेंसी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है टू लोअर इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। इंटरेस्ट रेट्स क्या है, सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्ड कर सकती है टू अ स्ट्रेंथनिंग करेंसी by lowering interest rates to stimulate economic activity and vice versa। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, while a stronger currency contribute कर सकती है to lower inflation, ये reduce करती है export driven sectors, consequently a decline in overall economic growth। ट्रेड, stronger currency contribute कर सकती है किसको, to trade deficits as exports become less competitive and imports become more attractive to domestic consumers। कैपिटल फ्लो, स्ट्रॉन्गर करेंसी अट्रैक्ट कर सकती है मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज इन्वेस्टर्स सीक हायर रिटर्न्स ड्यू टू करेंसी एप्रिसिएशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कैसे होता है इंडिया में। करेंटली नॉमिनल और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एवेल्यूएशन जो है दे आर यूज टू नियर इज वेटेड एवरेज बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स ऑफ द होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज। रियर जो है इज वेटेड एवरेज ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स adjusted for relatively price differential between the domestic and foreign countries। So क्या आपको पता है कि ग्रेशम्स लॉ जो है वो कहता है सेज इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, इट कॉजेज अंडरवैल्यूड करेंसी टू गो आउट ऑफ द सर्कुलेशन, ओवर वैल्यूड करेंसी रिमेन्स इन सर्कुलेशन बट इट डज नॉट फाइंड इनफ बायर्स। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री जो है कॉमर्स की इंडस्ट्री की, उन्होंने नोटिफाई कर दिया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को। क्या है ये नोटिफिकेशन जो है, ये इट इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 5 एंड ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 बेस्ड ऑन प्रिंसिपल जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेड, ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप विद एक्सपोर्टर्स। FTP 2015-20, it was extended due to COVID-19 pandemic and volatile geopolitics scenario till March 2023. India has reached a record high export performance। 4 pillar जो है new FTP approach का, from incentives to tax remission, greater trade facilitation through technology, automation and continuous process rearranging, export promotion through collaboration जैसे exporter है states, districts, focus on emerging areas, e-commerce export, developing district as export hub, streamlining and SCOMET policy। India trade profile financial year 2022-23 इंडिया का जो एक्सपोर्ट इतना था, इंडिया ट्रेड बैलेंस इतना था। तो फाइनेंशियल ईयर 2016 में US डॉलर 435 बिलियन था और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये फिर इंक्रीज हुआ और फिर 2023 में और ज़्यादा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो मर्चेंडीज ट्रेड डेफिसिट US डॉलर बिलियन इतना रहा था, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 2021 to 22 एंड 22 to 23। इंडिया का एक्सपोर्ट टारगेट वो है $1 ट्रिलियन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2030। इंडिया का जो टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ है वो जैसे कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, राइस, केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स।
इंडिया के जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है यूएसए, यूएई, नीदरलैंड और चाइना। इंडिया के जो टॉप इंपोर्ट सोर्सेज नेशन है चाइना, यूएई, यूएसए और रशिया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस FTP 2023। इनिशिएटिव इसमें क्या क्या लिए गए? नेशनल कमेटी जो है ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन वो क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है वो 2017 में फोर्स में आया। क्यों? क्योंकि इसको एड्रेस करते हैं इशू किसके? जैसे कि रेड टेप अक्रॉस बॉर्डर एंड स्ट्रीमलाइन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। कुछ इनिशिएटिव्स थे जो लिए गए थे बाय द डायरेक्टर्स जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फैसिलिटेटर जो है एक्सपोर्ट्स के और इंपोर्ट्स के, ये क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज। निर्यात बंधु being implemented for mentoring new and potential exporters। इशुएंस किसका? EIEC इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। IEC जो है वो एक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो अलॉटेड है टू एन एंटिटी एंड ये मैंडेटरी है फॉर अंडरटेकिंग एनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या आता है कि जो है ई सर्टिफिकेट किसका? ऑरिजिन का। ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर COO, ECOO हैज अ यूनिक नंबर जैसे UDIN, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड अ QR कोड फॉर वैलिडेशन। टाउन्स किसके? एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सेंटर्स। सेलेक्टेड टाउन्स प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ ₹750 crore or more may be notified as TEE based on the potential for growth in exports in handloom, handicraft, agriculture and fisheries sector. Threshold limit would be ₹150 crore। इस सर्टिफिकेट की कुछ प्रिविलेजेस है। क्रेडिबिलिटी टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, प्रायोरिटी कस्टम क्लियरेंसेस एंड सर्टेन एग्जेम्पशन। रैशनलाइजेशन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन। स्टेटस होल्डर जो है सर्टिफिकेट वो ये दिया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्सपोर्टर के फर्म को, जैसे कि बिजनेस लीडर्स जो इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेल हो चुके हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड। मिनिस्ट्री किसका? कॉमर्स का और इंडस्ट्री का। अनवेल सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स बाय FTP 2023। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव। स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी क्या करती है? स्ट्रेटेजाइज करती है एक्सपोर्ट को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्पेक्टिवली। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान्स will be prepared by DEPCS along with their online monitoring। Export promotion outreach program in district 2 focus on branding, packaging, design and marketing of identified products and services। Convergence किसका? ongoing schemes का, ताकि इन initiatives को support कर सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन किसका? कैपिटल गुड्स स्कीम का। ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेट करना है इंपोर्ट किसका? कैपिटल गुड्स का, ताकि जो क्वालिटी गुड्स है वो प्रोड्यूस हो सके और सर्विसेज भी और एनहांस कर सके हम इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस है। अलाउ करता है इंपोर्ट किसका? कैपिटल गुड्स का एट 0 कस्टम ड्यूटीज। कैपिटल गुड्स क्या है? मैन मेड ड्यूरेबल आइटम्स है जो दैट बिजनेसेस यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। Tools, machinery, buildings, vehicles, computers and construction equipment are types of capital goods। Eligibility क्या है इनकी? कवर करती है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स को, मर्चेंट को, एक्सपोर्टर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को जो हुआ सर्टिफाइड एज कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स बाय द DGFT। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर क्या है? एक पर्सन है जो एक्सपोर्ट करता है गुड्स को, जो वो मैन्युफैक्चर करता है या फिर इंटेंड टू एक्सपोर्ट सच गुड्स। मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या है? एक पर्सन है जो इंगेज है ट्रेडिंग एक्टिविटी में और एक्सपोर्टिंग या फिर इंटेंडिंग टू एक्सपोर्ट गुड्स। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस है, इंपोर्ट्स जो होते हैं अंडर EPCG के आर सब्जेक्ट टू एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। हाउएवर कुछ सेक्टर जो है हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम AEO रिक्वायरमेंट्स। ओके,
तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना एक्सपोर्ट्स को, एनहेंस करना फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को, और नए जो इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट करना ताकि एक्सपोर्ट प्रोडक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सके। एलिजिबल यूनिट जो एक्सपोर्ट करती है एंटायर प्रोडक्शन किसका, गुड्स का और सर्विसेज का, वो हम सेट अप हो सकती है अंडर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम और बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग यूनिट्स जो है वो कवर्ड नहीं है इन स्कीम्स के अंडर। डीम्ड एक्सपोर्ट, डेफिनेशन डीम एक्सपोर्ट जो है रेफर करता है उन ट्रांजैक्शन को जिसमें गुड्स सप्लाइड डू नॉट लीव द कंट्री एंड पेमेंट फॉर सच सप्लाईज इज रिसीव्ड आइदर इन इंडियन रुपीज और इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल टर्म की अगर हम बात करें, डीम एक्सपोर्ट के अंदर गुड्स जो है वो कैन बी सोल्ड विद इन इंडिया टू एनीबॉडी हु होल्ड्स अ लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट ऑफ दीज वेरी गुड्स। Seller selling the said goods against an import license is the deemed exporter and the buyer जो है वो deemed importer है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनको एक प्रोवाइड करना है लेवल प्लेइंग फील्ड टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रमोट करना है मेक इन इंडिया को। दूसरे की इनिशिएटिव जो है वो FTP ने लिए हैं, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब एस्टेब्लिश करना है इनको डेजिग्नेटेड एरियाज को, जैसे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स जो सेंटर की तरह एक्ट कर सकते हैं फेवरेबल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फैसिलिटीज के लिए, ताकि क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्टिविटीज हो सके। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब जो है ये मे बी सेटअप थ्रू प्राइवेट इनिशिएटिव एंड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। नेचर जो है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स ऑपरेशंस का फंक्शन इनका होगा अचीव करने के लिए एग्लोमरेशन बेनिफिट, जैसे कि सर्टिफिकेशन टेस्टिंग फैसिलिटीज और डेडिकेटेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग अदर्स। एंटाइटलमेंट्स, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स may be provided with financial assistance under the market access initiative scheme। प्रमोशन क्या है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स का? थ्रू पोस्टल रूट्स, डाक घर निर्यात केंद्र shall be operationalized throughout the country to work in hub and spoke model with foreign post offices, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स है उसको फैसिलिटेट कर सके। ड्यूटी एग्जेम्पशन और रेमिशन किसका? स्कीम्स का। एडवांस ऑथराइजेशन, इंपोर्ट्स अंडर AA वो एग्जेम्प्टेड है पेमेंट से ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एजुकेशनल सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ट्रांजिशन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी वेरेवर एप्लीकेबल। तो अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ड्यूटी फ्री जो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, जैसे कि ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए ओनली फ्रॉम पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। स्कीम्स फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? रिफंड करेंटली अनरिफंडेड ड्यूटीज टैक्सेस लेवाइज एट द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल बोर्न ऑन द एक्सपोर्टेड ऑफ product. So it was notified by the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, and is administered by the Department of Revenue, Ministry of Finance. SCOMET, Special Chemicals, Organisms, Material, Equipment and Technologies. Regulation किसका? Dual use items का, in consonance with the guidelines and control list of international conventions and obligations as well as multilateral export control regimes. इंडिया ने रेगुलेट किया है एक्सपोर्ट किसका? डुअल यूज आइटम का, न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स का, जैसे कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी वाइज SCOMET। इट इज आइदर प्रोहिबिटेड या परमिटेड अंडर एन ऑथराइजेशन अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। SCOMET लिस्ट, सो it is India's national export control list and is aligned to the control list of all the MECRS and conventions. सो SCOMET क्या है?
It is India's national export control list and is aligned to the control list of all the MECRS and conventions. Comment क्या है? Item जो है वो regulated है under the weapons of mass destruction and their delivery systems. Prohibition of Unlawful Activities Act 2005 का imported goods covered under this comment list are not permitted for export. Outreach program क्या है इस comment पे? ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे बाय DGFT इन एसोसिएशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ट्रेड एसोसिएशंस, इफेक्टिव अवेयरनेस के लिए अमंग द एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स डीलिंग विद ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर इन पर्टिकुलर ऑफ स्कॉमेंट आइटम्स. स्कॉमेंट आइटम की कैटेगरी देख लेते हैं. इसमें आता है न्यूक्लियर मटीरियल्स, न्यूक्लियर रिलेटेड अदर मटीरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी. जुरिस्डिक्शनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. फिर आता है सेकंड पे टॉक्सिक केमिकल एजेंट्स एंड अदर केमिकल्स. इसमें जो अथॉरिटी जो इनको जिस अथॉरिटी के अंडर ही आते हैं वो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन ये आते हैं DGFT जनरल. ठीक है, DGFT जनरल मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. ये भी DGFT के अंडर आता है. जैसे मटेरियल्स है, मटेरियल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. फिर आता है न्यूक्लियर रिलेटेड अदर इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी नॉट कंट्रोल्ड अंडर कैटेगरी 0 DGFT. एरोस्पेस सिस्टम इक्विपमेंट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड टेस्ट इक्विपमेंट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली डिजाइन कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज देरो DGFT के अंडर आता है. म्यूनिशंस लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है. रिजर्व्ड DGFT. स्पेशल मटीरियल्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स, मटीरियल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सेंसर, लेजर, नेविगेशन एंड एवियोनिक्स, मरीन, एरोस्पेस एंड प्रोपल्शन, ये आते हैं DGFT के अंदर. उसके बाद आता है भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया. रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था साइनिंग और रेटिफिकेशन किसका? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. BIT के बारे में, BIT क्या है? एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स है फॉर अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टमेंट बाय नेशनल एंड कंपनीज ऑफ वन स्टेट इन अनदर स्टेट. अब यहाँ पे क्या है, अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बात करें तो ये एक ट्रीटी है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ की जो रिड्यूस कर देती है या एलिमिनेट करती है बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज. FTA यूजुअली कवर करती है ट्रेड्स किसमें? गुड्स और सर्विसेज में. अब यहाँ पे कितने तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं? इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन मार्केट जहाँ पे मेंबर्स इंटीग्रेट करते हैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को. फिर आते हैं कॉमन मार्केट. कस्टम यूनियन जहाँ पे मेंबर अलाउ करते हैं मूवमेंट किसका? लेबर का और कैपिटल का. कस्टम यूनियन मेंबर्स अप्लाई करते हैं कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फॉर नॉन मेंबर्स. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मेंबर रिड्यूस करते हैं टैरिफ्स को ऑन ट्रेड अमंग देमसेल्व्स. प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स रिड्यूसिंग ड्यूटीज ऑन एन एग्रीड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा FTA जो है कैन ऑल्सो कवर अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गिफ्ट्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स एंड कॉम्पिटिशन पॉलिसी. FTA जो है एसेंशियली एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है इन कॉन्ट्रास्ट टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. हाउएवर FTA जो है वो ऑथराइज्ड है अंडर द WTO. कंट्री जो है एंटर कर सकती है FTA अगर वो ऑब्जर्व करती है कि सर्टेन कंडीशंस जो है वो स्टिमुलेट हुई है रेलिवेंट प्रोविजंस में WTO के एग्रीमेंट्स में. इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड FTA जो है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया ने साइन किया है 13 FTA बहुत सारी कंट्रीज के साथ. इनमें से जैसे श्रीलंका है, आपका नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, जापान है, मलेशिया है, मॉरिशस है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और ऑस्ट्रेलिया है. एक्सपोर्ट्स करती है इन कंट्रीज को रीजन को विद विच इंडिया का जो शेयर ट्रेड एग्रीमेंट्स है जैसे कि FTAs हैव रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 20.75% इन द लास्ट 5 ईयर. रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं? FTA जो है इंडिया का इनोवेटिव डिज़ाइन, पहली बार इंडिया ने इंक्लूड किया है डिजिटल ट्रेड विद इन द एम्बिट्स ऑफ इट्स FTA विद UAE. Addressing NTBs, recently signed FTAs like Australia, India also address the non-tariff barriers. Focus on the services sector. Previous agreements did not pay for a robust trade in services. Natural trading partner. ट्रेड बास्केट जो है इन नेशंस की शो करती है एक गुड डिग्री किसका? कॉम्प्लीमेंटैरिटी का.
thus classifying them as natural trading partner. इंडियन एशियन FTA इंडिया और एसोसिएशन जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हैव एग्रीड टू कंक्लूड द रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग FTA इन गुड्स बाय 2025. ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्लैग्ड ग्रोइंग फ्रेगमेंटेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड विद over 9-fold increase in the number of trade concern raised between 2015 and 2022. ट्रेड बैरियर्स क्या होती हैं? ट्रेड बैरियर्स का मतलब होता है रेगुलेशन, जो पॉलिसी जो रेस्ट्रिक्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, स्पेशली टैरिफ्स, कोटास, लाइसेंसेस एटसेट्रा. टाइप्स जो है टैरिफ हो सकते हैं, नॉन टैरिफ्स बैरियर हो सकते हैं. टू ट्रेड टैरिफ बैरियर, सिंपली एक टैरिफ बैरियर जो है एक टैक्स है. इट एड्स टू द कॉस्ट बोर्न बाय कंज्यूमर ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स. नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है मेजर करते हैं आर पॉलिसी मेजर्स अपार्ट फ्रॉम टैरिफ्स जो इम्पैक्ट करते हैं इम्पोर्ट्स किसमें, कंट्री में. जब NTM जो है नॉन टैरिफ मेजर्स जो है आर्बिट्ररी बन जाते हैं बियॉन्ड साइंटिफिक जुरिस्डिक्शन और क्रिएट करते हैं हर्डल्स ट्रेड के लिए, तो उनको हम NTBS भी बोलते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी बोलते हैं. UN के जो कॉन्फ्रेंस है ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट क्लासीफाई करते हैं 16 टाइप इसका नॉन टैरिफ बैरियर्स का, इंक्लूडिंग जैसे टेक्निकल बैरियर्स जैसे कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स, नॉन टेक्निकल बैरियर्स जैसे कि ट्रेड प्रोटेक्टिव मेजर्स, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एटसेट्रा. एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स. इम्पैक्ट क्या है ट्रेड बैरियर्स के ऑन इंडियन इंडस्ट्री? एक असेसमेंट के हिसाब से 80% जो है इंडिया का जो ट्रेड है इज सब्जेक्ट टू सम NTBS. की इंडियन एक्सपोर्ट्स रूटीनली फेसिंग हाई NTBS जैसे टी, बासमती राइस, एनिमल प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स टू द यूरोपियन यूनियन, सेसम सीड, श्रिम्प्स, मेडिसिन्स, apparels to Japan, meat, fish, dairy and industrial products to China, fruits and shrimps to USA. Sanitary and phytosanitary measures main constituents है इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए इन एडवांस्ड इकोनॉमीज. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसने रिलीज किया था ट्रेड ऑन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 की. तो उस रिपोर्ट्स की कुछ की फाइंडिंग आई थी जो कहती है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, मतलब वर्ल्ड जो है वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 2.4% होगी 2023 में थी. इंडिया इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.6% थी 2023 में और 6.2% थी 2024 में. अबाउट UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश हुई थी ये यूनाइटेड नेशन असेंबली से 1964 में. परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की. 195 मेंबर्स है इसके, इंडिया भी एक मेंबर है. मैंडेट्स क्या है इसके? देखिए UNCTAD का जो वर्क है फोकस करता है मेनली 4 एरियाज पे, ट्रेड और डेवलपमेंट पे, इन्वेस्टमेंट पे, एंटरप्राइज पे, टेक्नोलॉजी पे और इनोवेशन पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज पे. इनका जो फंक्शन होता है वो हेल्प करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करे मोर इक्विटेबली इसमें ग्लोबल इकोनॉमी पे. सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज एफर्ट्स को टू यूज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी एज व्हीकल्स फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब यहाँ पे दूसरी जो रिपोर्ट्स है बाय UNCTAD, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ने अपील की है अगेंस्ट अ रूलिंग बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, दैट इंडिया ने वायलेट किया है इसका जीरो टैरिफ कमिटमेंट अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट. अबाउट डिस्प्यूट सेटलमेंट एट WTO, यहाँ पे 2 मेन वेज होती हैं सेटल करने के लिए एक डिस्प्यूट को. वंस अ कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज क्या फाइंड करते हैं, म्यूचुअली वो एग्री करते हैं एक सॉल्यूशन पे. टू एडजुडिकेशन इंक्लूडिंग द सब्सिक्वेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैनल एंड एपेलेट बॉडी रिपोर्ट्स. यहाँ पे 3 मेन स्टेजेस होती हैं WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस को लेकर. कंसल्टेशन होता है पार्टीज के बीच में, अगर बोथ साइड जो है आर नॉट एबल टू रिजोल्व तो मैटर जो है कंसल्टेशन के थ्रू आइदर ऑफ देम कैन अप्रोच फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल आ जाता है. एडजुडिकेशन बाय पैनल, जिसका जो रूलिंग है रिपोर्ट है कैन बी चैलेंज बाय WTO's एपेलेट बॉडी.
एट प्रेजेंट फंक्शनिंग जो है एपलेट बॉडी की वो इम्पैक्टेड है ड्यू टू यूएसए ब्लॉकिंग अपॉइंटमेंट्स एपलेट बॉडी। इम्प्लीमेंटेशन किसका, रूलिंग का, विच इंक्लूड्स पॉसिबिलिटी ऑफ काउंटर मेजर्स इन द इवेंट ऑफ फेलियर बाय पार्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग द रूलिंग। अब यहाँ पे आता है की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट ऑन कल्चर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, द एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, trade facilitation agreement, general agreement on trade and services, agreement on trade related investment measures, agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures. ऑलराइट, उसके बाद आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। होता क्या है, देखिए ग्लोबल फोरम है जो क्या करता है, कुछ इंटरनेशनल ट्रेड्स को लेके कुछ रूल्स को बनाता है, फैसिलिटेट्स करता है ट्रेड नेगोशिएशंस को, इम्प्लीमेंटेशंस को मॉनिटर करता है ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स और सर्व करता है एज ए फोरम फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज। मर्राकेश एग्रीमेंट जो एस्टेब्लिश किया था जिसने WTO को, ये साइन था 1994 में एट द कंक्लूजन ऑफ द उरुग्वे राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस। WTO क्या है, सक्सेसर है टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, एक ग्रुप जो फाउंडेड था 1948 में, जिसके रूल्स ने क्रिएट किया था मॉडर्न मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। 164 मेंबर होते हैं, उसके में इंडिया भी एक पार्ट है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एट WTO लॉन्च हुआ था 2017 में बाय ग्रुप ऑफ डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड WTO मेंबर। एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसका एम है डेवलप करना एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट दैट विल improve investment and business climate. It does not include India. Related news क्या है, development country status, legislation establish करता है एक US policy against granting China developing country status in future treaties and international organization. It has been asserted that China can no longer be considered a developing country. World Trade Organization ने define नहीं किया है developed और developing countries के बीच में, और therefore member countries जो है वो फ्री है अनाउंस करने के लिए whether they are developed or developing. UN also has no formal definition of developing countries but still uses the term for monitoring purposes. De-dollarization. BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa nation are in the process of creating new currency for cross-border payments. BRICS करेंसी जो है वो यूज होगी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए, जैसे इंडिया और मलेशिया भी एग्री कर चुके हैं इसको, ताकि जो ट्रेड है इंडियन रुपीज में उनकी इच्छा है इन एडिशन टू करंट मोड्स ऑफ सेटलमेंट इन अदर करेंसीज। So these are seen as a major steps toward de-dollarization. क्या होता है de-dollarization? It refers to the process जहाँ पे जो countries है वो reduce करती है their reliance on the US dollar, ठीक है, as a reserve currency, medium of exchange and as a unit of account. Determinants क्या है global currency के? Open economy है, capital account convertibility है, politico economic stability है, acceptability है और trust है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो de-dollarization है, why it is taking root, देखिए वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, इम्पोजिशन किसका, सैंक्शंस का, और एक्सक्लूजन कहाँ से, स्विफ्ट से। स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, क्रिएट्स करता है इम्पीडिमेंट्स उन कंट्रीज के टू कैरी आउट ट्रेड। फॉर इंस्टांस सेक्शन वर इम्पोज्ड ऑन रशिया आफ्टर द यूक्रेन वॉर। न्यू इमर्जिंग इकोनॉमीज राइज हुआ था जहाँ पे किसका, रशिया का। तो जब यह राइज हुआ था एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, इसने इम्पोर्टेंस जो है करेंसीज की, जैसे इंडिया की रुपी है और युआन है, उसकी इम्पोर्टेंस को क्या कर दिया था, रेज कर दिया था। विजिबल बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, मल्टी करेंसी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स रिड्यूस करता है प्रेशर ऑन एक्सटर्नल सेक्टर्स। मैनिपुलेशन बाय यूएस, डोमिनेंस जो होता है यूएस डॉलर का अलाउ करता है यूएस को कि वो मैनिपुलेट कर सके ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को अपने बेनिफिट्स के हिसाब से, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। तो de-dollarization जो है उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इंडिया के लिए, इसमें क्या होता है, रिडक्शन हो सकता है सिस्टमिक रिस्क में इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, ग्रेटर कंट्रोल होगा ओवर डेथ मैनेजमेंट, रिडक्शन किस में होगा, बोरोइंग कॉस्ट में, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, एनहांस करेगा मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी को। ग्लोबल इनिशिएटिव किसके लिए, de-dollarization के। 2021 में क्या हुआ था, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने सबमिट किया था एक ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस प्रपोजल टू द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट।
African Continental Free Trade Area is promoting intra-African trade using local currencies. यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स टारगेट टू सिस्टम 2007 इनेबल करता है यूरोपियन मेंबर कंट्रीज को ताकि वो ट्रेड ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है यूरोज में उनको कंडक्ट कर सके। अब भैया आता है इनिशिएटिव जो लिया गया है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, क्रॉस बॉर्डर बोरोइंग इन रुपी। इंट्रोडक्शन हुआ है रुपी का, उसने डिनोमिनेट कर दिया है बॉन्ड्स को या फिर मसाला बॉन्ड्स को सिंस 2014। अलाउ कर रहा है इंडियन कॉर्पोरेट्स को कि वो इशू कर सके रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। करेंसी स्वैप्स 20 करेंसी स्वैप्स अग्रीड सिंस 2018 विद अदर नेशंस इंक्लूडिंग UAE, SAARC member countries etc. in a bid to promote internationalization of rupees. ट्रेड सेटलमेंट रुपी में बिगेस्ट डेवलपमेंट जो है वो हुआ था जुलाई 2020 में। RBI ने इशू किया था कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ताकि जो ट्रेड सेटलमेंट है वो रुपीज में हो सके थ्रू स्पेशल वॉच थ्रू अकाउंट्स। दूसरे मेजर्स क्या लिए गए, एक्सप्लोरेशन हुआ डोमेस्टिक करेंसीज पे जो रीजनल ट्रेड सेटलमेंट्स एट एशियन क्लियरिंग यूनियन के लिए क्या हुआ है, यूज हुआ है। इनेबल करी है कंडीशंस जैसे टू लिंक डोमेस्टिक रुपी इंटरेस्ट रेट्स एंड करेंसी मार्केट्स विद ऑफशोर रुपी मार्केट्स। परमिट करता है प्राइमरी डीलर्स टू एक्ट एज अ मार्केट मेकर्स इन फॉरेक्स मार्केट्स टू इम्प्रूव मार्केट लिक्विडिटी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। मेरी देखिए आपसे इतनी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक किए बिना, शेयर किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपका जो एक लाइक है, आपका एक जो शेयर है, आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।